नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की चीफ जस्टिस रितु वाहरी आज लेंगी शपथ। राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। एसएसपी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। देहरादून पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। राज्यपाल ने एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित। कैडेट्स ने गणतंत्र दिवस परेड में किया था प्रतिभाग। 46 लड़कियां भी हुई थी शामिल। हल्द्वानी में अवैध मदरसा और नमाज स्थल होगा ध्वस्त। नगर निगम ने की तैयारी। ड्रोन से निगरानी। प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सख्त। चारधाम समेत हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी, वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट। चीफ जस्टिस रितु वाहरी आज शपथ लेने वाली हैं। राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। रितु वाहरी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। रितु वाहरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी। चीफ जस्टिस रितु वाहरी आज शपथ लेने वाली हैं। राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जो दोपहर 12 बजे राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उन्हें शपथ दिलवाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। रितु वाहरी जो है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। रितु वाहरी इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज उत्तराखंड की हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो शपथ लेने वाली हैं। कब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है और कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश रितु वाहरी आज उत्तराखंड के राजभवन में शपथ लेने वाली हैं और महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड वो बकायदा उनको शपथ ग्रहण कराएंगे। इसमें मुख्यमंत्री खुद पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के ये अपने आप में उत्तराखंड में एक बड़ी लकीर जरूर खींची जा रही है। अगर आप देखेंगे कि उत्तराखंड में चीफ सेक्रेटरी के पद पर राधा रतूड़ी की ताजपोशी होती है और उत्तराखंड के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पंजाब और चंडीगढ़ की हरियाणा की जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थी उनको बकायदा उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो ये उत्तराखंड के लिए गौरव का क्षण है और आज इसी कड़ी में उत्तराखंड राजभवन में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चीफ जस्टिस रितु वाहरी को शपथ दिलाएंगे। जी एसएन पंत, जानकारी के लिए धन्यवाद। पांच फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 8 फरवरी तक चलेगा। वहीं विधानसभा सत्र को लेकर देहरादून पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दें कि एसएसपी देहरादून में तमाम क्षेत्र अधिकारियों के साथ बैठक करके उनको सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस फोर्स को ब्रीफ भी किया गया है। वहीं इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। दिल्ली संसद में असामाजिक तत्वों के घुसने के बाद विधानसभा में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। 5 तारीख से विधानसभा का स्पेशल सेशन आहूत किया गया, जो 3 दिन के लिए संभावित है। इसको देखते हुए चूंकि इसमें यूसीसी बिल को लेकर एक चर्चा होने की बात आ रही है, इसमें विधेयक भी पास होने की बात है। इसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है विधेयक पास होना है और उसमें चर्चा भी होनी है,
तो इसकी सुरक्षा को देखते हुए आउटर इनर कॉर्डन जो हमारा रहता है उसको और सुदृढ़ किया गया है। बाहर से भी इसमें राजपत्रित अधिकारियों के करीब 12 अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। साथ ही साथ इस दौरान जब भी सत्र होता है तो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन जुलूस के माध्यम से भी लोग पहुंचते हैं, तो उसको देखते हुए चारों तरफ बैरियर्स लगाकर उस पर ड्यूटियां लगाई गई हैं। साथ ही लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी अलर्ट किया गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शनिवार को राजभवन में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रतिभाग करने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित किया। गौरतलब है कि उत्तराखंड से इस वर्ष की गणतंत्र दिवस में आयोजित परेड और अन्य गतिविधियों में 122 कैडेट्स ने प्रतिभाग किया, जिसमें 46 लड़कियां भी शामिल रहीं। इस अवसर पर राज्यपाल ने एनसीसी 11 यूके बटालियन मेजर शशि मेहता को भी सम्मानित किया। उन्होंने झांसी से दिल्ली तक की नारी शक्ति वंदन दौड़ में प्रतिभाग करते हुए 470 किलोमीटर की दूरी तय कर रिकॉर्ड बनाया। राज्यपाल ने इस असाधारण उपलब्धि के लिए मेजर शशि मेहता की सराहना की। कैडेट्स को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिविर और कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में प्रतिभाग करना आपकी प्रतिबद्धता और अटूट समर्पण का परिणाम है। उत्तराखंड में शूटिंग अभ्यास के लिए खिलाड़ियों को अब जल्द शस्त्र लाइसेंस मिलेगा। पिछले दिनों खेल मंत्री रेखा आर्या ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर इसके निर्देश दिए। वहीं शूटर्स को शूटिंग करने के लिए गन लाइसेंस की आवश्यकता होती है। खेल मंत्री का कहना है कि कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ओर से उन्हें समस्या से अवगत करवाया गया और केंद्र सरकार की ओर से इस संदर्भ में राज्य को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। अगर जरूरत है तो उनके सर्टिफिकेट का परीक्षण करके उनको जल्द से जल्द लाइसेंस दिया जाएगा। चूंकि मेरे पास में व्हाट्सएप पर ऐसे कई सारे मैसेज आ रहे थे कि मैडम हम कई समय से हमने अप्लाई किया हुआ है लेकिन संबंधित थाना जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत उसकी पीड़ा हुई और उसके बाद से मैंने जो गृह सचिव है उसको भी और जो डीजीपी हैं उनको भी उन दोनों को इंगित करते हुए एक पत्राचार किया है कि इस विषय को हम लोग गंभीरता से लें, क्योंकि संबंधित शूटर को संबंधित प्रतियोगिताओं में जाना होता है, उससे पहले तैयारी करनी होती है और प्रतिभाग करने के लिए गन की आवश्यकता रहती है और वो गन भी बहुत महंगी होती है। तो समय रहते हुए उसकी प्रतियोगिता प्रभावित ना हो, वो वहां से मेडल लेकर आता, हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो इसमें समय कतई ना लगाएं, भारत सरकार ने भी उसमें छूट दी है। आप बेशक उनके सर्टिफिकेट्स का परीक्षण कर लें, उसके उपरांत में आप शीघ्र कार्रवाई करते उन्हें लाइसेंस जारी करें। इस बात का समर्थन जो है देहरादून में शनिवार को हुई धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, जबकि कैबिनेट बैठक में उम्मीद की जा रही थी कि समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा देगी। लेकिन उत्तराखंड में नई फिल्म नीति को मंजूरी मिल गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में शूटिंग करने के लिए नए डेस्टिनेशन और कई रियायतें देने का ऐलान किया गया है। वहीं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी में फिल्म बनाने वालों की सब्सिडी 25 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में नई लोकेशन पर शूटिंग करने वालों को 5% अतिरिक्त और फिल्म में उस लोकेशन का नाम दिखाने पर 5% और सब्सिडी मिलेगी। खास बात यह है कि स्थानीय कलाकारों को फिल्म में मौका देने वालों को 10 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। जो नई फिल्म नीति हमने प्रस्तावित की है, उत्तराखंड में फिल्म निर्माण से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं का विकास और फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के नज़रिए से उसको बनाया गया है। साथ ही जो उत्तराखंड की प्रतिभाएं हैं उनको फिल्मों में मौका मिले, टेक्नीशियंस के रूप में उनको मौका मिले, उसके लिए इसमें व्यवस्था की गई है। जो सब्सिडी है फीचर फिल्मों के लिए पहले 1.5 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 3 करोड़ किया गया है। स्थानीय भाषा की फिल्मों की सब्सिडी को 8 गुना बढ़ाया गया, जो पहले 25 लाख थी उसको बढ़ा के 2 करोड़ किया गया है। अगर कोई इंटीरियर लोकेशंस पे शूट करता है तो उसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी है। अगर कोई उन नामों का उल्लेख करता है हमारे प्रदेश की जगहों का जहां शूट हो रही है, उसमें 5% की अतिरिक्त सब्सिडी रखी है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड की फिल्म नीति को मंजूरी मिल गई है। अब बात करें उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 के मुख्य बिंदुओं को लेकर, तो 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों की सब्सिडी में वृद्धि, अधिकतम सब्सिडी को 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया। क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम सीमा में 8 गुना बढ़ोतरी, बाल फिल्मों को अतिरिक्त 10% तक की अनुदान की व्यवस्था की, विदेशी फिल्मों और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का अधिकतम 30% या 3 करोड़ तक की सब्सिडी।
OTT प्लेटफॉर्म्स को भी मान्यता। अब राज्य में शूट होने वाली वेब सीरीज, टीवी सीरियल को भी फिल्मों की तरह सब्सिडी मिलेगी। फिल्म विकास परिषद का गठन, जिनमें 15 सरकारी गैर सरकारी सदस्य होंगे। स्थानीय कलाकार टेक्नीशियंस को शामिल करने पर 10 लाख तक का प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड की बोलियों में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देहरादून में दून विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि यूसीसी समिति की सदस्य के रूप में डॉक्टर सुरेखा ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में दून विश्वविद्यालय के बच्चे और अध्यापक भी शामिल हुए। कार्यक्रम में बच्चों को समान नागरिक संहिता कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी गई कि इससे किसको कितना फायदा हो सकता है। समिति के सदस्य दून विश्वविद्यालय की उप कुलपति डॉक्टर सुरेखा ने व्यक्तिगत नागरिक मामले को नियंत्रित करने वाले कानून और समान नागरिक संहिता की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव था। कमेटी बनी थी मई 2022 को। मुझे एक सदस्य के रूप में उसमें काम करने का मौका मिला। बहुत ही अच्छा अनुभव ये था। अब हम कल ड्राफ्ट को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप चुके हैं। अब ये ड्राफ्ट अभी सरकार के पास है, उसके बाद ये आज कैबिनेट में अप्रूव होकर विधानसभा में आएगा। तो अभी ये उन्हीं की संपदा है, तो एक बार ये डिस्कशन के लिए आएगा पब्लिक फोरम में। उत्तराखंड सरकार का जब से चुनाव हुआ है, उत्तराखंड की जनता से ये उनका वादा था कि राज्य सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड तैयार करेगी और उसको राज्य में लागू करेगी। आज के 21वीं शताब्दी के दौर में कोई व्यक्ति अपने आप को अलग थलग रह करके आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें पूरे समाज को आगे बढ़ाना होगा और इस प्रकार के कानून की, इस प्रकार के ड्राफ्ट की राज्य को ही नहीं बल्कि देश को आवश्यकता है। कोई अपने आप को एक विशेष वर्ग में रख करके आगे नहीं बढ़ सकता और इस प्रकार के ड्राफ्ट जिसमें यूनिफॉर्म हो, यूनिवर्सलिटी हो, जिसमें सबका हित समाहित हो। मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया जाएगा, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा थाना वनफूलपुरा से लेकर मलिक के बगीचे तक फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि शांति व्यवस्था को कायम रखा जा सके। और इस दौरान जनपद नैनीताल के सभी थाने और चौकी क्षेत्र की फोर्स भारी संख्या में PAC के जवान मौजूद रहे। मलिक के बगीचे में कुछ महिलाओं ने फ्लैग मार्च के दौरान अपना विरोध भी जताया, जिनका थाना वनफूलपुरा प्रभारी नीरज भाकुनी द्वारा समझाया गया कि प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई के बीच कोई भी बाधा न उत्पन्न करें। देखिए, जो नगर निगम की नजूल भूमि है उस पर नगर निगम ने नोटिस दिया था। उस पर एक संरचना बनी थी जहां इन लोगों का कहना है कि ये नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर उसमें मस्जिद जैसा स्वरूप उसका नहीं है, मदरसा है। और उसमें नगर निगम ने इनको 3 दिन का टाइम दिया था कि इनके पास जो भी अभिलेख हो वो दिखा दें। तो कोई भी अभिलेख जो संबंधित जिसकी भूमि जो अपनी बता रहा है और उसके द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो इसमें नगर निगम ने ध्वस्तीकरण पारित किया है, जिसमें कि कल तिथि है। और इसी के क्रम में आज शांति व्यवस्था को बनाए रखने और लोगों से अपील करने के लिए फ्लैग मार्च किया गया है। जिस तरह से नगर निगम ने ध्वस्तीकरण के लिए आदेश जारी किया, उसके बाद हमारा जो पुलिस बल है वो पूरा तैयार है। पूरे ज़िले की पुलिस मुख्यतः हमारे सभी जिलों थानों से आ चुके हैं, सारे एसओज आ गए हैं। बाकी हमने बाहर से भी फोर्स डिमांड की है, वो अब आज शाम तक पूरा का पूरा यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। अभी हमने जो फ्लैग मार्च किया है उससे क्षेत्र में फोर्स का आकलन हमारा हो गया है। अधिकतर जो फोर्स है हमारा पूरा वनफूलपुरा क्षेत्र में पूरा जीत। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर है, जहां कथित मदरसे और अवैध नमाज स्थल पर प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के संबंध में नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया है। नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में अवैध निर्माण को 1 फरवरी तक खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। फिलहाल अतिक्रमण 1 फरवरी तक नहीं हटाया गया है और अब नगर निगम बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई को अंजाम देगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से एक दिन पहले क्षेत्र के तमाम धर्मगुरुओं और पार्षदों ने नगर आयुक्त, सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य समिति प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस संबंध में बातचीत की। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यह सामाजिक ताने बाने से जुड़ी चीज है, ऐसे में शहर का माहौल भी खराब हो सकता है। लेकिन कोई ठोस जवाब मुझे दिखाई नहीं पड़ा है।
और नजूल की ज़मीन की प्रकृति राज्य सरकार की नजूल की है। और मेरा तो व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जो मैंने निरीक्षण किया था, देखा था, पाया था, उसके हिसाब से यही लगता है कि इसकी आड़ में वहाँ पर अवैध कब्जे कराने का, प्लाटिंग करने का, बेचने का काम किया गया है, बड़े पैमाने पर किया गया है। कभी इसको फ्री होल्ड कराने तक का प्रयास नहीं किया गया है। आज धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग इस बात को मांग रख रहे थे, लेकिन उसका स्वरूप कब बना, किसने बनाया, कैसे बना, कौन सी सोसाइटी ने बनाया, क्या संगठन उसके लिए बनाया गया, कहाँ से धनराशि लाई गई, कौन सा चंदा इकट्ठा किया गया, ऐसा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो मुझे नोटिस लेने का कोई औचित्यपूर्ण आधार नहीं मिला है, इसलिए मैंने नोटिस लेने की कोई कार्रवाई नहीं करी है। हम लोगों ने केवल मस्जिद और मदरसे के उसको डेमोलिश को नोटिस को ख़त्म करने की मांग करी है कि यथायथ स्थिति में मस्जिद और मदरसा रहे। वार्ता उस पर जारी है। अभी एमएनए साहब से बात होनी है, अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। कब्जे की नहीं, नजूल की ज़मीन तो नजूल की ज़मीन है, लेकिन ये है कि हमने वो मलिन बस्ती भी है साथ साथ में जो है फ्री होल्ड कराने की मांग करी है, उसको हम काम करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, फिर मुकम्मल बात हम जवाब। शनिवार को नगर पालिका लोहाघाट के पर्यावरण मित्रों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। पर्यावरण मित्र संजय कुमार व उनके साथियों को धर्मघर के पास सड़क में घायल अवस्था में दुर्लभ प्रजाति का वांज मिला, जो चोट लगने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। संजय कुमार ने बताया कि घायल वांज को देखकर वह लोग उसे लोहाघाट के पशु चिकित्सालय लेकर आए, जहां डॉक्टर जनक चंद्र के द्वारा घायल वाज का उपचार किया गया। वहीं वाज की मरहम पट्टी करने के बाद संजय कुमार और उनके साथी अंकित कुमार व शिवम के द्वारा घायल वाज को वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं पर्यावरण मित्रों के द्वारा करे गए सराहनीय कार्य की लोगों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। रास्ते में मिला, रास्ते में जंगल में पड़ा मिला, तो हमने इसको देखा, तो हमने इसकी हालत देखी, अस्वस्थ हो रही थी। शायद इसको या तो किसी ने मारा है या ये कुछ भी हुआ। ये गिरा है पेड़ से काफी जख्मी हालत में। हम इसको पशु चिकित्सालय में लाए हैं, तो जो भी इसका उपचार हो सके हमने सोचा ये बच जाए तो बहुत अच्छा रहे। अब इसको वन विभाग के स्वरूप कर रहे हैं। भारत की सबसे खूबसूरत जगह ओली आजकल बर्फबारी के बाद अब पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। बता दें कि 2 दिन पूर्व में हुई बर्फबारी के बाद ओली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रही। यहाँ चारों तरफ बर्फ के सुंदर नजारे दिखाई दे रहे हैं, जिससे पर्यटक खूब जमकर मस्ती करते हुए देखे भी जा सकते हैं। बता दें कि अभी भी ओली में सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के हर कोने कोने से पहुंचे हुए पर्यटक मौजूद हैं। वहीं पर्यटक पहुंचने से स्थानीय लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ओली में आज भी तकरीबन 1 फीट के आसपास बर्फ जमी हुई है। रविवार को देहरादून में परिवहन विभाग के ओर से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड की चीफ जस्टिस रितु वाहरी आज लेंगी शपथ। राजभवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह, सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में 5 फरवरी से शुरू होगा विधानसभा सत्र। एसएसपी ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दिए निर्देश। देहरादून पुलिस प्रशासन ने कसी कमर। राज्यपाल ने एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित। कैडेट्स ने गणतंत्र दिवस परेड में किया था प्रतिभाग। 46 लड़कियां भी हुई थी शामिल।
हल्द्वानी में अवैध मदरसा नमाज स्थल होगा ध्वस्त, नगर निगम ने की तैयारियां, ड्रोन से निगरानी, प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज सख्त, चारधाम समेत हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी, वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।